हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। हमने रेशियो का पार्ट पढ़ लिया था और स्टार्टिंग में एक नाम बोलता आ रहा हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जिसमें से रेशियो तो हमने पढ़ा, अब हम प्रोपोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रोपोर्शन का हिंदी में नाम होता है समानुपात, समानुपात, है ना। तो इसको अगर आप थोड़ा तरीके से बोलोगे, हिंदी को जो जानता है थोड़ा विशेषज्ञ हिंदी का वो समझ पाएगा। समान अनुपात, तो नाम से पता लग रहा है वो अनुपात जो समान, वो अनुपात जो समान है। मतलब एपी का ये प्रोपोर्शन का साइन होता है समानुपात का। तो एपी और सी समान अनुपात में है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो ए बटा बी किसके बराबर होने वाला है, सी बटा डी के बराबर होने वाला है। बहुत सिंपल सी बात, ए बटा बी किसके बराबर होने वाला है, सी बटा डी। मतलब सीधी सी बात है, पहले दो का जो अनुपात बनेगा वही अगले दो का अनुपात बनेगा। यही होता है प्रोपोर्शन का मतलब, समानुपात का मतलब, हाँ या ना। ठीक है, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, तो ये हो गया प्रोपोर्शन। अब इससे संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा, वो समझ लो। पहली प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी बटा, अगर मैं ये नीचे वाला नंबर प्लस कर दूं, नीचे b कर दूं, ऐसे ही c प्लस डी बटा d, ये बराबर होगा। मैंने क्या बोला, a अपॉन b को c अपॉन d, तो अगर मैंने b ऊपर जोड़ दिया ऊपर d जोड़ दिया तो भी अनुपात क्या रहने वाला है, इनका समान रहने वाला है। ऐसे ही अगर मैंने दोनों में से डिनोमिनेटर, ये होता है अंश, ये होता है हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इसमें से अंश हर घटा दिया दोनों में से b, और इसमें से भी घटा दिया, तो भी ये चीज क्या रहेगी, इक्वल होगी। तो ये फर्स्ट बात है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये पता होनी चाहिए। क्या मैंने बोला, अगर a अपॉन b और c अपॉन d प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब समानुपात में, मतलब उनका अनुपात बराबर होगा। अब सेम नंबर जोड़ दूंगा और जो नीचे जो नंबर लिखा है संख्या, तो हर में जो लिखी है वो ऊपर भी जोड़ दिया इधर भी जोड़ दिया, तो भी अनुपात बराबर रहेगा। और अगर वो घटा दिया तो भी अनुपात बराबर रहने वाला है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात अब निकल के आएगी बेटा आपकी, अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी, इसको ये वाली चीज को लिखना हो, इसी चीज को बार बार यूज करना है, यहाँ पर और यहाँ पर, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इसे कहते हैं CND। CND का मतलब होता है कंपोनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हिंदी में भी इसको कुछ कहते हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा है इसका, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसमें सवाल करने वाले थे, इसमें सवाल अक्सर एग्जामों में आते हैं कि अगर a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d है, तो बेटा यहां से आप क्या लिख सकते हो, a प्लस b अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। इसका अनुपात भी आपस में बराबर रहेगा ही रहेगा, हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इसका भी अनुपात आपस में बराबर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, पहले सबसे पहले पता है प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, समानुपात। मतलब समानुपात मतलब वो अनुपात जो समान हो दोनों में, तो a बटा b बराबर c बटा d। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर जो हर में लिखा वो संख्या और यहाँ पे जोड़ दी, जो हर में लिखा यहाँ पर भी जोड़ दी, तो भी अनुपात बराबर। अब हर में डिनोमिनेटर में जो संख्या लिखी है वो दोनों से घटा दी, तो भी अनुपात बराबर। तो ये प्रॉपर्टी तो काम आती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं वो समान संख्या a प्लस, जो a अपॉन b है तो इसको a प्लस b और a माइनस b, और c अपॉन d है तो c प्लस d अपॉन c माइनस d लिख दिया, तो ये भी अनुपात आपस में क्या होगा, आपका बराबर होने वाला बेटा। और ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और आइए अब इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं, ताकि प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए बेटा, आप लोगों के लिए गर्मा गर्म सवाल ले आया मैं, जो हमने एक कंसेप्ट सीखा था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और इसे हिंदी में मैं जानकारी के लिए बताता हूँ आपको, इसे हिंदी में कहते हैं योगा अंतरा अनुपात। ठीक है, योगा अंतरा अनुपात मतलब एक बार योग कर रहे, एक बार अंतर ले रहे, और उसी का तो अनुपात है। तो योगा अंतरा अनुपात बोलते हैं किसको, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अपने पास सब है ना, हिंदी इंग्लिश सब, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। ये सवाल आपने देखा होगा, या तो अलजेब्रा में देखा होगा, मतलब बीजगणित वगैरह में आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा। ये यहाँ पर क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पर इसका काम है। देखो a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, a माइनस बी इक्वल्स टू d बाई c है, ठीक है। और c माइनस d 1 के बराबर है, c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर पूछा है। अब मुझे बताओ c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्मेट होगी ना, तो c माइनस d इनटू c प्लस d, हाँ या ना, c माइनस d इनटू c प्लस d। और c माइनस d का आप जानते हो वैल्यू दे रखी है 1, तो इसका मतलब कुल मिला के आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, c प्लस d की तो वैल्यू निकालनी है भाई, c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर का फॉर्मूला होता है c माइनस d इनटू c प्लस d, ये तो जानते हैं भली बात है, अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे भी इस चीज को। तो c माइनस d इनटू c प्लस d, c माइनस d की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो c प्लस d की वैल्यू निकालनी है आपको। अब c प्लस d की वैल्यू कैसे निकलेगी, आओ इन दोनों को देखते हैं।
इन दोनों का अनुपात ले लो मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। लिखिए अब इसका अनुपात लिखोगे तो c ऊपर चला जाएगा, तो ये लिखा जाएगा c अपॉन d। क्या इसमें कोई तगड़ी बात लिखी है क्या मैंने? भाई मैंने दोनों का अनुपात लिया, पहले ये समीकरण पहला मान लो, ये समीकरण दूसरा मान लो, तो मैंने पहले को दूसरे से भाग दिया है और कुछ नहीं किया है। पहले को दूसरे से भाग दिया तो मैंने दोनों को भाग दिया, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और c ऊपर चला गया तो c अपॉन d के बराबर आ गया। और आ गया, अब यहाँ पर वो लगा दीजिए आप लोग, कंपोनेंट और डिविडेंड। क्यों लगा दीजिए? क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक बार आपको प्लस चाहिए था, ठीक है। तो a प्लस बी अपॉन c प्लस b, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी माइनस a माइनस बी, ठीक है, हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा इधर, c प्लस d अपॉन c माइनस d बन जाएगा। कंपोनेंट और डिविडेंड तो यही होगा बेटा, a कट गया और इसमें a माइनस का कट जाएगा, d प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा 2a अपॉन 2b, और इधर बन गया c प्लस d, और c माइनस d की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, और 2 2 कट गया, तो a अपॉन b की वैल्यू c प्लस d की क्या वैल्यू आ गई, a अपॉन b। यही चाहिए था, c प्लस d की तो वैल्यू चाहिए थी आपको, c प्लस d की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a अपॉन b, मतलब क्या आंसर हो गया, फर्स्ट वाला क्वेश्चन a अपॉन। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्यारे से क्वेश्चन में क्या लगाया, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया, अनुपात का कांसेप्ट किस तरीके से c एंड d कैसे यूज किया वो हमने देखा। a प्लस b एक दे रखा था, a माइनस b इक्वल्स टू d अपॉन c था, c माइनस d की वैल्यू 1 थी, और c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर होता है c माइनस d और c प्लस d, c माइनस d की वैल्यू 1 दे रखी तो c प्लस d निकाला, तो अल्टीमेटली c प्लस d चाहिए, तो उसके लिए मैंने इन दोनों समीकरणों को डिवाइड किया, फिर उसमें क्या लिख कर दिया, अप्लाई c एंड d कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, यस और नो, वो कंसेप्ट हमने लगा दिया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप कंसेप्ट को यूज करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन और है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अलजेब्रा वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन देख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों दिया, क्योंकि सी एंड डी लगेगा इसमें, आपको पता है ये आपका योगांतर अनुपात लगेगा इसमें, है ना, सी एंड डी कंपोनेंट और डिविडेंड लगेगा, नाम में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है ना। तो यहाँ पर पता है तब आप आसान है आपके लिए, लेकिन नहीं पता होगा तो थोड़ा सोचना मुश्किल होता है, देखो किस तरीके से लगेगा। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर x है, इसको मैं सोल्व करके बताता हूँ, फिर सारा समझ में आ जाएगा आपको। x अपॉन कुछ भी नहीं लिखा था, इसका मतलब 1 लिखा, इक्वल्स टू क्या लिखा बेटा, a माइनस b अपॉन a प्लस b लिखा हुआ। अब इसमें अप्लाई c एंड d लगाइए, इसमें c एंड d कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाइए, x अपॉन 1 है, तो बेटा क्या लिखूंगा इसको, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। और ये क्या लिखा जाएगा, a माइनस b प्लस a प्लस b, और नीचे क्या लिखा जाएगा बेटा, a माइनस b माइनस a प्लस b, ये तो लिखा जाएगा, है ना। ये आपका नीचे ऊपर तो हो गया x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, b कट गया, तो a प्लस a 2a हो गया, और यहाँ पर a कट जाएगा और ये b माइनस का, तो माइनस का 2b हो जाएगा, ध्यान रखने वाली बात है, माइनस का 2b हो जाएगा, तो 2 कट गया। अब अपने को चाहिए क्या, 1 प्लस x, तो ये तो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 1 माइनस चाहिए, मतलब इसको माइनस से गुणा करना है, किससे गुणा कर रहे हैं, माइनस से, तो ये माइनस से इधर गुणा करोगे तो इधर भी माइनस से गुणा करोगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। भाई ये आपको ऊपर तो 1 प्लस x है, ठीक, x प्लस 1 लिखो या 1 प्लस x लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे चाहिए 1 माइनस x, तो 1 माइनस x चाहिए, तो इसका मतलब इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करने वाला माइनस से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है इसको लिख सकता हूं 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, मतलब माइनस से गुणा कर दिया, और इधर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो a अपॉन b रहेगा, तो इसका मतलब 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस x क्या है, a अपॉन b, क्या आया, a अपॉन b। और अब गौर करने वाली बात है, देखो अब बाकी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर a और b में था तो 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x a अपॉन b आया, a और b में था तो a अपॉन b आया, तो सीधी सी बात है ये भी वैसा ही फॉर्मेट है, तो ये क्या आएगा, b अपॉन c। भाई क्या आएगा, b अपॉन c तो आएगा, और ये मैं करके नहीं बता रहा, सेम इसी तरीके से हो जाएगा, आपको भी करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ एक बार सीखने के लिए कर सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है, b अपॉन c हो जाएगा। और ये 1 प्लस z अपॉन 1 माइनस z, ये c और a है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, c अपॉन a हो जाएगा c अपॉन a, b भी कट गया, c कट गया, a कट गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। देखो कितना आसान है, अगर कंपोनेंटो और डिविडेंडो हमें आता है मेरे प्यारे बच्चों। ये सर्ट्स और एडिसेस, घात और घातांक और अलजेब्रा और बीजगणित में ये चीज पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अनुपात में क्यों आ गए, क्योंकि अनुपात में आपका प्रोपोर्शन में आपका समानुपात में कंसेप्ट यूज होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको बताया है। क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूँ बेटा ये चीज आपको समझ में आई होगी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो।
देखिए बेटा एक क्वेश्चन और है, क्या कह रहा है x इक्वल्स टू 2pq अपॉन 1 प्लस q स्क्वायर और रूट ऑफ p प्लस x प्लस रूट ऑफ p माइनस x अपॉन रूट ऑफ p प्लस x माइनस रूट ऑफ p माइनस x की वैल्यू आपसे पूछी गई, इसकी वैल्यू पूछी गई। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कंपोनेंट और डिविडेंड लगेगा। अब कैसे लगेगा और किस तरीके से इसको यूज करेंगे वो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। देखो यहाँ पर p और x है, तो इसका मतलब एक साइड तो p और x रख लेते हैं, p और x का अनुपात रख लेते हैं, क्योंकि ध्यान से देखो एक बार p प्लस x बन रहा है, एक बार p माइनस x बन रहा है, और ऐसा किससे बनता है, पहचान कैसे होगी कंपोनेंट और डिविडेंड। एक बार प्लस हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपोनेंट और डिविडेंड लग सकता है। और इसका मतलब एक p और x का जोड़ा रहना चाहिए। तो देखो इसको इस तरीके से लिखना होगा, ध्यान देना आप लोग, ये 1 प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 प्लस q स्क्वायर को उधर ले जाता हूं मैं, तो 1 प्लस q स्क्वायर उधर चला गया, ध्यान देना। नीचे इधर 2q को ले आता हूं, किसको ले आता हूं मैं, 2q, और इधर किसको रहने दिया मैंने, p को रहने दिया, और सिर्फ 2q को लाया, p को रहने दिया, और इधर x को ले आया। भाई x को इधर ले आया, इसको उधर ले गया, और इसमें से 2q को इधर ले आया। क्यों ऐसा किया मैंने सिर्फ p और x को यहाँ पर क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर मुझे p और x दिखाई दे रहा था, और p प्लस x और p माइनस x कब बन सकता है, जब वो अपॉन में होंगे, तभी उसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लग पाएगा, आपका डिवाइड में होंगे तभी, है ना। तो इसीलिए मैंने p और x का फॉर्मेट रखने के लिए, देखो फिर से बोलो, p और x का फॉर्मेट रखने के लिए इस तरीके से बना दिया। अब इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देते हैं कि 1 प्लस q स्क्वायर माइनस 2q और 1 प्लस ऊपर प्लस बनेगा 1 प्लस q स्क्वायर माइनस 2q, यही तो होगा, ये प्लस ये और ये माइनस है। ऐसे इधर क्या बनेगा, p प्लस x अपॉन p माइनस x, बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ यार, p प्लस x और p माइनस x। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर ध्यान से देख पा रहे हो, ये 1 का स्क्वायर कुछ भी नहीं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस 2ab है, ये a स्क्वायर, ये प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। तो ऊपर वाला a प्लस b का होल स्क्वायर और नीचे वाला a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 1 प्लस q का होल स्क्वायर, 1 प्लस q का होल स्क्वायर, है ना, 1 प्लस q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p प्लस x अपॉन p माइनस x, और सॉरी नीचे वाला क्या है इधर 1 माइनस q का होल स्क्वायर। भाई ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया और ये माइनस b का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया मेरे बच्चों। अब इस इक्वेशन को इधर लिखता हूं मैं, देखो अब मैं दोनों साइड एक बार फिर से यहां पर लिख देता हूं, 1 प्लस q का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बना, p प्लस x अपॉन p माइनस x, बन गया। अब दोनों साइड बेटा स्क्वायर रूट ले लें, क्या ले लें, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 1 प्लस q और नीचे रह जाएगा 1 माइनस q, और इधर हो जाएगा रूट ऑफ p प्लस x और रूट ऑफ p माइनस x, अलग अलग रूट लग जाएगा ना, हाँ यार। और क्या ऐसा कुछ खुशबूसी आने लगेगी आपको इसके जैसे, अभी पूरा नहीं हुआ, क्यों, एक बार फिर से क्या लगा दो, CND, अप्लाई CND, एक बार फिर से लगा दोगे तो क्या होगा, क्यों, क्योंकि यार यहाँ पर एक बार प्लस करना है और एक बार ये चीज क्या करनी है आपको, माइनस। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, तो इधर लिख देता हूँ 1 प्लस q प्लस 1 माइनस q, और नीचे क्या बनेगा 1 प्लस q माइनस 1 माइनस q, ये बनेगा बेटा, इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा, ये एक बार प्लस तो रूट ऑफ p प्लस x प्लस रूट ऑफ p माइनस x, और एक बार ये दोनों चीज माइनस तो रूट ऑफ ये दोनों में चीज रूट ऑफ p प्लस x माइनस रूट ऑफ p माइनस x। और अब गौर से देखो क्या ये चीज और ये चीज सेम नहीं है क्या, इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, और क्या वैल्यू आएगी, ये q कट जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और इधर माइनस कट जाएगा और q प्लस q 2q हो जाएगा, इक्वल्स टू ये जो आपका रूट ऑफ p प्लस x प्लस रूट ऑफ p माइनस x अपॉन रूट ऑफ p प्लस x माइनस रूट ऑफ p माइनस x, और ये 2 आपका कट गया, तो ये आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन q, आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन q आपका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया किस तरीके से कंपोनेंट और डिविडेंड इंपॉर्टेंट है। और ये एक अच्छे से अच्छा सवाल है इसकी बेस क्या था, x इक्वल्स टू 2pq अपॉन 1 प्लस q स्क्वायर दे रखा है, रूट ऑफ p प्लस q प्लस रूट ऑफ p माइनस x अपॉन रूट ऑफ p प्लस x माइनस रूट ऑफ p माइनस x की वैल्यू पूछी है। तो हमने क्या किया, p और x चाहिए, तो इसका मतलब हमने एक साइड p और x रखा, हर चीज का लॉजिक है, एक तो p प्लस x और p माइनस x दिखा, तो मुझे लगा यार p और x को एक साइड रखा जाएगा तभी कंपोनेंट और डिविडेंड लग सकता है। और पहचान भी क्यों हुई, क्योंकि एक बार दोनों चीजें प्लस हो रही है, एक बार माइनस हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक खुशबू एक बू सी आने लगेगी कंपोनेंट और डिविडेंड होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लगाया p अपॉन x को x इधर ले आया, p अपॉन x रख दिया, 2q इधर ले गया, 1 प्लस q स्क्वायर इधर ले गया, फिर कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया, यहाँ पर मेरी बात बन गई।
अब मुझे लगा यहाँ तक बात बन गई, अब इसमें एक बार क्योंकि रूट ऑफ p प्लस एक्स और रूट ऑफ p माइनस एक्स नीचे दिखने लगा, तो मुझे लगा एक बार फिर से कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाया जाए तो ये सेम का सेम दिख जाएगा, और ये का ये आपका आंसर निकल के आ गया। आंसर क्या आया 1/q। तो अब मुझे नहीं लगता है आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना, ये सिर्फ मैंने सवाल क्यों कराया प्रोपोर्शन में, वैसे ही अलजेब्रा में भी ये सवाल आएंगे कि कहीं ना कहीं आपको जो कंपोनेंटो डिविडेंडो वाला पार्ट है वो सिखाने के लिए काम हो रहा है बेटा। उम्मीद करता हूँ बेटा ये चीज आपको समझ में आई हो। आइए आगे चलते हैं। देखिए बेटा CND वाला कंसेप्ट हमने देख लिया था, अब प्रोपोर्शन में कुछ चीजें और देखते हैं। जैसे आपको ये पता लग गया था कि समानुपात क्या होता है, A और B का जो अनुपात है वही C और D का अनुपात होता है, तो कहलाता है A/B = C/D। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है, ये तो सीखा था। अब एक एक करके सबकी अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसका नाम होता है, क्या होता है ये प्रोपोर्शनल, प्रथम समानुपात। प्रथम समानुपात का क्या मतलब हुआ, मतलब जैसे A/B का जो रेशियो है वो C/D का रेशियो, तो इसका प्रथम समानुपात मतलब पहले की वैल्यू निकालनी है। प्रथम मतलब पहले, A, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, B उधर गुना हो जाएगा तो B गुणा C/D हो जाएगी। क्या ये वैल्यू नहीं हो जाएगी, ये आपका प्रथम समानुपात, सीधी सी बात। A/B प्रथम का जो अनुपात है वही C/D, तो A/B को C/D, और प्रथम समानुपात निकालना मतलब पहला निकालना, A की वैल्यू निकालना, A = BC/D, सीधी सी बात। अगला बेटा होता है मीन प्रोपोर्शनल। क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल, तो ये प्रथम समानुपात होता है हिंदी में। दूसरा होता है प्रथम मीन प्रोपोर्शनल या फिर मध्य समानुपात। ठीक है, और सेकंड प्रोपोर्शनल। अब सेकंड प्रोपोर्शनल मतलब दो का होगा, तो दो का होगा जैसे A और B का क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल, तो आप लिखोगे A√A। क्या होता है बेटा, √A, और ये निकल के कैसे आया, जैसे मैंने बोला A/B का अनुपात निकाला, तो A का x के साथ अनुपात और x का B के साथ अनुपात आपस में बराबर होगा, तो A/x = x/B, तो वह क्रॉस गुणा कर दोगे तो x² बराबर क्या आ जाएगा बेटा, AB, तो x का मान निकल के क्या आ जाएगा, √AB। x का मान क्या निकल के आ जाएगा, √AB। यस और नो बेटा, ये इसका मध्य समानुपात हो गया। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल मतलब सेकंड वाला प्रोपोर्शनल, सेकंड A का x के साथ x का B के साथ, तो मतलब जैसे मैंने दो नंबर ले लिए 4 और 9, इसका मध्य समानुपात निकालो तो 4 × 9 मतलब √36 = कितना आ गया, 6, तो 6 इसका मीन प्रोपोर्शनल। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी बेटा, क्लियर। ठीक है, फर्स्ट मतलब फर्स्ट वाला, सेकंड मतलब ये वाला हो गया। अगला है बेटा थर्ड प्रोपोर्शनल, और इसे हिंदी में कहते हैं तृतीय समानुपात। क्या कहलाता है, तृतीय समानुपात। अब तृतीय समानुपात निकालना, जैसे A का B और C वाला, तृतीय मतलब तीसरा वाला, समझने वाले बात। फर्स्ट मतलब A निकालना था, सेकंड मीन मतलब सेकंड वाला बताना था, और मीन प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब तीसरा वाला बताना। C बताना, तो C का मतलब A का जो B के साथ अनुपात है वही B का C के साथ अनुपात, B दो बार आ जाएगा, A का B के साथ अनुपात है वही B का C के साथ अनुपात है, और वैल्यू किसकी निकालनी है, C की निकालनी है, तो ये उधर गुणा होगा, A इधर आ जाएगा, तो C को मैं लिख सकता हूं B²/A, C को क्या लिख सकता हूं मैं, B²/A। तो जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं ना वही आपका मल्टीप्लिकेशन मतलब C, आपका थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय समानुपात। अगला बेटा आता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। कौन सा होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, जिसे कहते हैं चतुर्थ समानुपात। अब चतुर्थ समानुपात मतलब चौथा वाला, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, A/B C, और चतुर्थ मतलब चौथा वाला होता है D के, जो बोला कर रहा हूं हर बार वही बताना बेटा, पहले A बताना था, फिर सेकंड वाला बताना था, और थर्ड वाला, फोर्थ वाला, तो D बताना। मतलब A/B का जो वैल्यू वही C/D का है ना, तो D की वैल्यू निकालिए तो बाकी इधर आ जाएगा, तो D को क्या आ जाएगा, BC/A, D को BC/A। देखो फर्स्ट में फोर्थ में इतना सही अंतर है कि इसमें पहला बताना था, इसमें चौथा वाला बताना, तो D को क्या हो जाएगा, BC/A, और मैंने सबका फॉर्मेट्स बना दिए, प्रथम समानुपात, आपका मध्य समानुपात, तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले क्लियर होना चाहिए और बेसिक कांसेप्ट समझ में आना चाहिए। कैसे, A और B का जो अनुपात है वही C/D का अनुपात है, तो अनुपात बराबर लिखा, सबसे पहले प्रथम बताना था, तो प्रथम A = B/C। दूसरा मीन प्रोपोर्शनल बताना, कोई भी दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो मतलब द्वितीय समानुपात क्या होगा, तो x बताना, तो A का x के साथ अनुपात है वही x का B के साथ अनुपात है, x/A दिया गया। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब तृतीय समानुपात मतलब C की वैल्यू बतानी, तो A का B के साथ जो अनुपात है वही B का C के साथ अनुपात होगा, तो C की वैल्यू B² आ गई। फिर फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना, तो A का B के साथ जो अनुपात है वही C के साथ D के साथ अनुपात है, मतलब यहां पर D की वैल्यू बतानी है बेटा।
तो ये कोई तगड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है और इसमें क्वेश्चन बनता है तो आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं और भी क्लियर हो जाएंगी चीजें बेटा। क्वेश्चन का अब देखो बेटा उसी में बेस्ट क्वेश्चन ले लिए। फोर्थ क्वेश्चन इंग्लिश में लिखते कोई दिक्कत तो नहीं है, चतुर्थ समानुपात बताना है। तो चतुर्थ समानुपात कुछ भी मान लिया, मान लो मैंने ए मान लिया, कुछ भी मान लिया, ए क्यों मान लो वैसे एक्स मान लिया है ना, एक्स मान लिया। तो क्या होता है पहले दो का जो अनुपात होगा वही अगले दो का अनुपात होगा। तो 24/120 किसके बराबर होगा, 22/x के बराबर होगा। ये तो होगा 24/120 22/x के बराबर होगा। और ये जी काट दो, 5 बार कट जाएगा मेरे हिसाब से, और अब 5 उधर गुना हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 22 गुना 5, तो x बराबर कितना आ गया 110। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। तो कोई खास बात तो है नहीं, इसमें कुछ कलाकारी तो है नहीं कुछ, है ना। फोर्थ प्रपोर्शन बताना तो पहले दो का जो अनुपात होगा वही अगले दो का अनुपात होने वाला है, तो ये दोनों अनुपात आपस में बराबर करती है, ठीक है। अब अगले में क्या बताना बेटा, थर्ड प्रपोर्शन मतलब तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि मतलब ये मान लो आपने सी ले लिया, ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन। तो 0.8 का जो 0.2 के साथ अनुपात होगा वही 0.2 का सी के साथ होगा, ये बताया था, याद होगा आपको, है ना। और मैंने फॉर्मूला बताया था अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो ए बी और सी निकालना हो तो फॉर्मेट बताया था सी = b² / a, याद कर लो आप, बताया था कि बताया था सी = b² / a, ठीक है। तो ये तिंदर ना भी करो तो चल जाएगा, मतलब बेवकूफी ना भी करो तो चल जाएगा। तो सी = क्या हो जाएगा, बी कितना, ये ए बेटा ये बी और ये सी आपको निकालना है। तो सी = बी कितना 0.2 × 0.2 बेटा b² हो गया ना, और ए कितना 0.8, तो पॉइंट कट गया, ये 4 आ गया बेटा, है ना। और ये पॉइंट कट जाएगा तो 0, तो ये 1/20, यस और नो। और 1/20 कितना होता है 0.05 बेटा, 0.05, और 0.05 कौन सा वाला ऑप्शन नंबर हो गया, बी वाला ऑप्शन। तो कुछ खास बात है नहीं, सीधा सीधा फॉर्मेट आपको यूज करना है। मैंने क्या बताया था फोर्थ प्रपोर्शन के लिए, क्या बताया था भाई डी निकालना है, तो a/b = c/d। और थर्ड प्रपोर्शन के लिए बताया था a b और ये c है, तो c = क्या होगा b² / a हो जाएगा। ये तो फॉर्मेट बताया था, यस और तो आसान है, निकाल सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा एक सवाल हो रहा है, अब इसमें दोनों चीजों को यूज करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4 एंड 0.8 टू द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 13.5 एंड 0.25। 0.4 और 0.8 के तीसरे अनुपातिक और 13.5 और 0.24 के मध्य अनुपातिक का अनुपात क्या है। मतलब तीसरा अनुपातिक निकालना है और मध्य अनुपातिक निकालना है, और उन दोनों का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो दोनों चीजों को यूज कर लिया, क्या तगड़ा। और ये सवाल आया हुआ है एसएससी के मेंस, एसएससी का एग्जाम होता है ना, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2018 में मेंस के पेपर में आया था, कतई आसान है। तो पहले इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं, 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। ये ए हो गया बेटा, ये बी हो गया, और सी आपको निकालना है, सी आपको निकालना है। और इसका फॉर्मेट क्या बताया मैंने, सी = b² / a, ये बताया बेटा, ठीक है। तो 0.8 × 0.8 बटे 0.4, यही आएगा। पॉइंट क्या कर दें, काट दें, 8 आ गए, तो 8 दूनी 16, तो 1.6 आ गया, गलत तो नहीं हो, 1.6 आ गया। तो आपका तृतीय समानुपात तो निकल गया 0.4 आ गया। अब दूसरा निकाल लेते हैं 13.5 और 0.24 का क्या, मध्य समानुपात। क्या निकालें, मध्य समानुपात। और मध्य समानुपात कैसे निकलेगा, कोई भी दो नंबर का मध्य समानुपात निकालना तो x निकालना, तो क्या होता है आपको पता है, √a × b होता है, x = √a × b होता है ना मध्य समानुपात, यस और। तो क्या नंबर थे 13.5 × 0.24, ये नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा इसको तरीके से लिख लेते तो 135/10 हो जाएगा और 24/100 हो जाएगा। कोई खास घबराने वाली चीज तो है नहीं, है ना भाई। पॉइंट हटता है तो एक के बाद 0 आ गया, 2 के बाद तो 2 0 आ गए, कोई गलत थोड़ी किया, नहीं किया, गलत मैं क्या है आज तक किसी के साथ नहीं चल, हाँ हुआ है मेरे साथ, है ना। तो देखिए 2 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 यहाँ पर 5 7 35, और फिर 2 से कट गया 12, है जी, गलत तो नहीं हुआ, ठीक है। तो आगे ये क्या आ गया 27 × 12, और 27 × 12 को अगर मैं थोड़ा सा तरीके से लिखूं तो 27 में से 3 निकाल लेता हूं, तो ये 9 × 36 हो गया, और नीचे हो गया बेटा 100, तो x आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3, 36 का स्क्वायर रूट 6 और 100 का स्क्वायर रूट 10। अब ये मत कहना कि ये बता दो ना, मतलब ये तो आना ही चाहिए छोटी छोटी चीजें। तो x क्या किया, कुछ नहीं किया, 27 × 12, आप 27 × 12 कर लो,
और फिर उसका रूट ले लो। लेकिन यार बच्चे थोड़ी यार, अब ग्रेजुएट हो गए आप लोग, 12वीं पास हो सभी, इतना तो आना ही चाहिए कि 27 गुणा 12, वैसे तो 27 गुणा 12 का स्क्वायर रूट में कोई तो ये आपका 18 का स्क्वायर मतलब 576 बनेगा, 18 का 324 बनेगा, तो 324 18 का ही होता है। लेकिन मैंने तोड़ लिया कि भाई इसमें से 3 इसको दे दिया, तो 12 3 36 हो गया, तो इधर 9 रह गया, 36 6 का होता है, 9 3 का होता है, और स्क्वायर रूट में से 2 जीरो में से एक ही बाहर आता है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1.8 आ गई। तो ये इसका आ गया तृतीय समानुपात और ये इसका मध्य समानुपात आ गया, और दोनों का क्या अनुपात, दोनों का क्या अनुपात, तो किसका किसका अनुपात, ऊपर तीसरा लेना, तीसरा अनुपात, तो मतलब 0.c/x क्या हो जाएगा, मतलब क्योंकि तृतीय अपॉन मध्य, तो 1.6/1.8 और पॉइंट काट दो, तो भाई ये 2 से कट जाएगा 8/9, और कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या 8/9, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। एग्जाम में इतना टाइम करना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी फटाफट करनी है बस, तो कुछ नहीं है, क्या किया, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल का अनुपात लेना, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना था और मीन प्रोपोर्शनल निकालना था, और दोनों का अनुपात लेना था। यस और नो? आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा ये ऐसा सवाल एग्जाम में आया हुआ है और सिंपल है, बना सकते हैं आराम से। क्या कह रहा है देखिए, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच 6 14 18 एंड 38 हर एक में सो दैट द रिजल्टिंग नंबर मेक्स ए प्रोपोर्शन। 6 14 18 और 38 प्रत्येक में कौन सी संख्या जुड़ी जाए जिससे ये संख्या समानुपाती हो जाए, समानुपाती हो जाए मतलब समान अनुपात की हो जाए, और प्रत्येक में जोड़ना है मान लो, तो मतलब समानुपाती क्या होता है, पहले दो का जो अनुपात है वही अगले दो का अनुपात हो, यही होता है, और प्रत्येक में जोड़ना, तो मतलब 6 + x का जो अनुपात होगा, 6 + x का अनुपात 14 + x के साथ जो होगा वही 18 + x का 38 + x के साथ होना चाहिए, यही तो है, पहले दो का अनुपात अगले दो के अनुपात के साथ बराबर है, और प्रत्येक में जोड़ना है वही संख्या, तो मतलब पहले में x जोड़ा दूसरे में भी x तीसरे में चौथे, तो जो पहले दो का अनुपात है वही अगले दो का अनुपात होगा, तभी तो ऐसा होगा, हाँ है ना, तो अब लिख देते हैं, तो 6 + x बटा, क्योंकि प्रत्येक में जोड़ना था, 14 + x किसके बराबर होगा बेटा, 18 + x बटा 38 + x, इसके बराबर है ना। अब चाहो तो इसको से गुणा कर लो और खुदकुशी कर लो, हाँ खुशी से खुदकुशी कर लो, मतलब नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, द्विघाती समीकरण बनेगा, और उसको सोल्व करना थोड़ा सा टाइम लेगा और वक्त तो है ही नहीं हमारे पास, है ना, तो इसीलिए अब ऐसा जब बनता है तो इसमें किसका यूज करो, ऑप्शंस, ऑप्शंस का यूज कैसे करेंगे, जैसे x निकालना मतलब वही तो संख्या जो ऐड कर रहे हैं, तो वही तो ऑप्शंस है, x ही का निकालना है, तो पहले 1 रख देंगे, तो 6 × 1 7, 14 × 1 15, तो 7/15 कटेगा नहीं, 7/15, 18 और 1 19, तो आगे देखने की जरूरत नहीं, 19 तो किसी 18 × 1 19 और 38 और 1 39, तो 19/39, तो 19/39 और 7/15 क्या अनुपात बराबर है, नहीं है भाई साहब, हाँ यार, दूसरा ऑप्शन 2, तो 2 रखो तो 6 और 2 8 और 14 और 2 16, तो कुछ अच्छा सा लगा यार, 1/2 है, 1/2 है नहीं, और 18 और 2 20 और 38 और 2 40, अब ये बराबर है कि नहीं, है कि नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। तो यहां पर आने के बाद में चेक ऑप्शंस इन प्लेस ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ज्यादा आसान पड़ेगा, और थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो अपने आप हो जाएगा। एक रन में 18 रेख देखो, यही से समझ में 18 × 19 6 × 7 7 और 19 अभाज्य संख्या है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा दूसरा रखा, क्लियर। तो सेम प्रोपोर्शन का बनाना, प्रोपोर्शन बनाना, समानुपात होना, मतलब पहले दो का जो अनुपात है वही अगले दो का अनुपात, हाँ यार क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा तो हर टाइप का छोटा बड़ा क्वेश्चन जो आया हुआ है आ सकता है, वो हर चीज हम माइन्यूट चीज डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। बड़ी बातें नहीं आती बेटा, मैं बहुत बेसिक से काम करता हूँ, मैं कोई बड़े बड़े बातें नहीं करता, बस मैं कोशिशें करता हूँ। और किसी ने कहा है वादे अक्सर टूट जाया करते हैं और कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाया करती हैं, तो कोशिशें करते रहेंगे बच्चे। अब देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है, वैसा ही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है क्वेश्चन। क्या कहना है क्वेश्चन, if x is subtracted from each of the number 20 37 54 and 105 then the numbers obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion between 7x - 5 and x + 1? यदि संख्याओं में 20 37 54 और 105 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इससे प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में होंगी। तो 7x - 5 और x + 1 का मध्य अनुपात क्या है, दोनों का मध्य अनुपात क्या है, तो वही बात देखो, पिछली बार जोड़ रहे थे, इस बार घटा रहे हैं, तो मतलब 20 - x घटा रहे हैं का अनुपात 37 - x के साथ जो होगा वही 54 - x का अनुपात 105 - x के साथ होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अनुपात बराबर है, x घटाएंगे तो समान अनुपात में बनेंगे, यही क्वेश्चन में कह रहा है।
तो 20 माइनस एक्स बटा 37 माइनस एक्स बराबर 54 माइनस एक्स बटा 105 माइनस एक्स। ये आपको दे दो। अब यहाँ से वही बात है, वजन गुणा करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, है ना। एक चीज चलिए, और फिर जो एक्स का मान आएगा वो यहाँ पर रखेंगे। इन दोनों का क्या निकालना है, मध्य अनुपात। एक्स का मान नहीं बताना, क्या ख्याल रहे, ये एक्स के ऑप्शन नहीं है, आपको इसका मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात क्या होता है, कोई भी दो नंबर है सही और बी, तो इनका मध्य अनुपात क्या होगा, रूट ऑफ 7x माइनस 5 गुणा x प्लस। इसका उत्तर बताना है। मध्य अनुपात तो यही होगा ना, उन दोनों का गुणा का वर्ग, है ना। तो फिर से बोलो, अगर सवाल यही खत्म हो जाता है कि वो x बता दो तो ऑप्शन x के होते, लेकिन इसमें थोड़ा सा चीज आगे और ऐड कर ली कि भाई जो x निकालोगे यहाँ से, अब x यहाँ से निकलेगा और जो x निकलेगा वो x यहाँ पे डालोगे और यहाँ पे x डालोगे, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा, वो आएगा इसका मध्य अनुपात। मध्य अनुपात पूछा, तो ख्याल रहे x का मान नहीं पूछा, इसका मध्य अनुपात, जो x यहाँ से निकालोगे वो यहाँ डालोगे। अब मैंने बताया था जब इसको तो सोल्व करना फांसी जैसा है, खुदकुशी करने जैसा है। क्यों? क्योंकि इसका आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा, आपका क्या बोलते हैं, द्विघाती समीकरण बन जाएगा। तो क्या करें, मैंने बोला छोटी छोटी वैल्यू डाल के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। पहला तरीका, एक रखूं तो 20 में से एक है तो 19 एक अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर मैं नहीं रख रहा हूँ। अब 54 माइनस 1 53, तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर इधर 19 बन रहा है, इधर नीचे इधर 19 बन रहा है, इधर क्या बन रहा है आपका 53 बन रहा है। 19 और 53 दोनों अभाज्य संख्या है, तो कटेंगे नहीं, नीचे अनुपात बराबर आ ही नहीं सकता। छोटी छोटी जाता नहीं, 1 2 3 वैल्यू डाल के देखो यार, क्वाड्रेटिक सोल्व करने से तो बढ़िया ही है ना, पूरा गुणा करोगे। 2 रखेंगे तो 20 माइनस 8 2 18, और 37 माइनस 2 35, ये भी नहीं कटने वाला आगे, और 54 माइनस 2 52, 105 माइनस 2 103, तो ये भी नहीं कटने वाला, तो मतलब 2 पर भी बराबर नहीं होगा, पक्का 3 4 में बराबर आ जाएगा। 3 रखूंगा तो 20 माइनस 3 कितना 17, और 37 माइनस 3 कितना 34। ये तो जैसे जैसे कैलकुलेशन करोगे तो आइडिया भी हो जाएगा। और ये 54 माइनस 3 51, और 105 माइनस 3 102, और क्या ये बराबर नहीं हो गया, 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, अनुपात बराबर हो गया। और क्या रखने में बराबर हुआ, 3 रखने में बराबर। मैंने क्या बोला, फिर से आपके पास जब भी ऑप्शन आए, आपसे पिछले सवाल में बस इतना ही पूछा था जो एक्स का मान पूछा था, इस बार आपने क्या किया बराबर कर दिया, और ऑप्शंस में 1 2 3 रख के देखे, और एक में मैंने सीधा रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये 19 बन रहा था, ये 53 बन रहा था, अभाज्य संख्या है, तो एक तो आगे करना ही नहीं। 2 में देखा तो ये 18 और ये 35 कटेगा नहीं आगे, और ये 52 और ये 103 कटेगा नहीं, मन ही में कर दो यार। और 3 रखने में इंटरेस्टिंग क्यों बना था, ये 17 बन रहा है, ये 34 बन रहा है यार, 1/2 बन। तो कुछ चीजें जैसे जैसे कैलकुलेशन करोगे तो भी माइंड में आएगा। तो x का मान यहाँ से कितना निकल गया है 3, क्योंकि 3 रखने में अनुपात बराबर आ रहा है। यहाँ पे 3 रख दोगे तो 3 7 21, 21 माइनस 16 कितना बनेगा 16, और 3 + 1 4। अब 16 का किसका होता है 4 का, और 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ यार, x का मान 3 यहाँ से पटक दी। और अब एक चीज और बताता हूँ, यहाँ से जो x निकाला वो यहाँ पर है। अब मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जब सोचना ही है ना, तो क्यों ना इसमें ना सोच के सीधा इसी में सोच ले, यहाँ पे सोच लेते। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं भाई, ये इंटू ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और छोटी छोटी वैल्यू तो सोचनी है, तो पहले एक यहीं पे रख के देखिए सीधा, 7 माइनस 5 2, और एक रखा, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, क्या 2 ऑप्शन में है ही नहीं ऑप्शन। फिर अगला कितना रखा, 2 रखा, 7 दूनी 14, 14 माइनस 5 9, 2 और 1 3, 9 की 27, 27 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं। फिर सीधा रखा 3, 7 की 21, 21 माइनस 5 16, 3 और 1 4 4 बन रहा है भाई। इसीलिए ये जो काम यहाँ पर किया ना, सीधा इसी में कर दो। और मॉडिफाइड बात बता रहा हूँ, मतलब सीधा ऊपर का पढ़ो मत, सीधा इनको गुणा करो, और इसका वर्गमूल एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो इसके लिए क्या रखें, तो खुद ही सोचो। देखो 1 रख रहे हैं तो 2 बन रहा है, 2 रखेंगे तो 3 बन रहा है, इसी को सोच लो, 2 बन रहा है तो 3 बना नहीं बन रहा है, 3 रखेंगे तो 3 और 1 4 हो रहा है यार, 4 2 का स्क्वायर होगा, तो क्यों ना 3 यहाँ पर रख के देखिए बात बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चों की तरह पूरा को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सोच यहाँ पर भी काम रहे, तो क्यों ना सीधा यही सोचे कि काम एक ही स्टेप में बन जाए, इसकी जरूरत ही ना पड़ेगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 8 में मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सीधा इसी में मैंने सोचा कि क्या ऐसी वैल्यू रखेगी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और ये जैसे जैसे आप मैथ्स में कंफर्टेबल होते जाओगे ना कैलकुलेशन में, वैसे वैसे आपको ये चीज और अच्छे से आती है। और अब मैंने प्रपोजल का, आपका चाहे एसएससी के चीज प्री में आया हो, मेंस में आया सवाल हो, या सीडीएस में आया सवाल हो, या कोई आपके पटवार में आया सवाल हो, या फिर आपके रीट में आया सवाल, किसी भी एग्जाम वनडे एग्जाम में आया सवाल, अब आपका प्रपोजल का गलत नहीं होगा, क्योंकि हर छोटी छोटी बात हमने डिस्कस
कर लिए जिससे रिलेटेड समानुपात का सवाल बन सकता है और इजी ही सवाल बनता है। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का सेशन अच्छा लगा होगा, उम्मीद ही कर सकता हूँ, बाकी तो आप ही लोग बता पाएंगे। हर छोटी से छोटी चीज़, हर टीचर जो दूसरे जगह बता रहा है, मेरा हर चीज़ पे ध्यान है, हर चीज़ को मैं ध्यान में रख के चीज़ों को बना रहा हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में, तो क्या मसाला चल रहा है, उसी हिसाब से आप चल रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहोगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है अपना, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ कि कल मिलेंगे और कुछ अच्छा आगे पढ़ेंगे। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।